लेक्चर होने वाला है। सेकंड लेक्चर में कुछ रतन प्रोटीन मॉडल के बारे में सीखेंगे। उसके बाद पहले लेक्चर में जो हमने सीखा था उसके बाद हम न्यूमेरिकल। ये लेक्चर्स का आने से पहले आई होप कि आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा। जो नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए 12 फिजिक्स एटम लेक्चर 1 बाय DS क्लार्क, ठीक है। या फिर मैं नहीं मिल रहा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि ना फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर दोनों बैक टू बैक दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फिर आ गया अब एक नई थियरी आ रही है। टॉपिक हेडिंग मारो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर डायमेंशन। न्यूक्लियर का डायमेंशन सीखना है, पहले बता देता हूँ उसके बाद टॉपिक। तो इस थियरी में कैसा है बेटा कि जैसे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, फिगर ड्रॉ कर देते हैं, एक फिगर। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल मतलब 2p चार्ज, ठीक है। अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जब रखा हुआ है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स को मैंने कुछ एनर्जी से फेंकूंगा, इससे मैं बॉम्बार्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। यही एक्सपेरिमेंट है। बिस्मथ था, बिस्मथ से अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल निकला तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। हमने कितना लिखा था 5.0 to 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन, इतने के बीच में इसकी एनर्जी थी। यहाँ से जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे निकला, यहाँ पे जब जाएगा इसके पास टकराने के लिए जाएगा। तो अब मैं कौन से एंगल पे भेज रहा हूँ, ध्यान देना, मैं कौन से वाले अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग होगी, सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल की बात नहीं करूंगा। मुझे हेड ऑन डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा कि मैंने डायरेक्ट हेड ऑन ले लिया, ठीक है। मैंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गए, इन 10⁶ में से 1 अल्फा पार्टिकल, 10⁶ में से 1 अल्फा पार्टिकल रिटर्न आया होगा। और एक बाकी सीधा जो डेविएशन हुआ उससे मुझे कोई काम नहीं है, मैं यहाँ पे दूसरी बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैं कैसे वैल्यूज निकाल रहा हूँ और कैसे बढ़िया सी खूबसूरती से जा रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल 2p, दो 2 प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पे 180 डिग्री वाला, यहाँ से अभी मान के चलना मैंने उसी हिसाब से फेंक रहा हूँ, यहाँ पे बॉम्बार्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इसे मैंने यहाँ से भेजा, जब इसे यहाँ से भेजा तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। एटम के लिए कुछ डिस्टेंस से भेजना मतलब कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0। क्यों 0? एट इंफिनिटी मान सकते हैं। एटम के लिए ये डिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी। इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 5.0 to 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी मैंने एनर्जी से भेजा। जब एनर्जी से भेजा यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे तेरा एटम तक पहुंचना है, एटम के न्यूक्लियस, यहाँ से भेजा, यहाँ से अपनी एनर्जी से गया गया गया, धीमे धीमे फोर्स लगना शुरू हुआ, फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ और स्ट्रॉन्ग फोर्स हुआ, वेलोसिटी घटते गई घटते गई घटते गई, फाइनली जाके 0 के वापस आएगा, ठीक है।
अब यहाँ से भेजा हुआ न्यूक्लियस सॉरी अल्फा पार्टिकल यहाँ तक जाएगा, 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, एनर्जी दी, तो यहाँ तक गया, और मैंने एनर्जी बढ़ाई तो और थोड़ा नजीक गया नजीक गया नजीक गया, फाइनली वो यहाँ तक पहुंचा। ये यहाँ तक मान सकते हैं, टकराने वाला नहीं, कोई भी चांसेस नहीं टकराने, ठीक है। अब यहाँ तक गया अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल अपनी पूरी एनर्जी पूरी जान लगा के आगे चला गया, पूरी ताकत लगा के आगे गया, जितनी एनर्जी थी उतनी पूरी, लेकिन वहां से उसको वापस रिटर्न हुआ, ठीक है, यहाँ से रिटर्न, पहले आगे गया फिर बाद में वो रिटर्न हुआ। जब यहाँ पे रुका, उस टाइप के सिचुएशन की बात करें, जब यहाँ पे रुका कभी भी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो वहां पे वो माइक्रो सेकंड्स के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए रुका तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, बची हुई क्या होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा हो तो याद हो, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट्स बता, ध्यान देना, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो थी ही नहीं, आखिरी में उसके पास काइनेटिक एनर्जी बची नहीं, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को उसमें किसने कन्वर्ट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में। जितनी भी उसके पास ताकत थी, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, पूरी के पूरी काइनेटिक एनर्जी जाके झोंक के अंदर उसने क्या कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में उसने कन्वर्ट कर दिया। पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। ने कितने डिस्टेंस तक पहुंचा, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर नॉट, ठीक है। अप्रॉक्स हम मान लेते हैं आर नॉट है, आर नॉट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डायमेंशन बता रहा है, यही हम मान लेते हैं अप्रॉक्स, उससे छोटा ही हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी थी कुछ, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 डिवाइड बाय R, ठीक है। यहाँ पे Q1 कितना है, Q1 चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितना है 2e, 2 प्रोटॉन, Q2 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना है, कितने प्रोटॉन है, Z, R इज इक्वल टू R नॉट K E 2E and Z डिवाइडेड बाय R नॉट। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी, R नॉट यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी नीचे, R नॉट इज इक्वल टू 2K Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे बताओ मुझे कौन सा ऐसा डेटा है जो नहीं पता है, K की वैल्यू पता है, Z पता है, E पता है, मुझे काइनेटिक एनर्जी बताओ। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी फेंकूंगा उतना नजीक जाएगा, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उतना आर नॉट कम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब उतना ज्यादा वो नजीक जाने की ताकत रख सकता है, ठीक है, ठीक है। कुछ चीजें देखो, हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट के बारे में, फिगर रख कर दे रहा हूं। The minimum distance from minimum distance from
the nucleus up to which the alpha particle approach, which the alpha particle approach is called the dimension of closest approach. Dimension of closest approach. R naught. ठीक है. At the distance the entire, उसे हम दूसरा भी बोल सकते हैं. At the distance entire kinetic energy converted into potential energy. At the distance, entire kinetic energy had been converted into potential energy. पूरी के पूरी अपनी काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने पहले बोला कि पूरी के पूरी अपनी काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी था पूरी के पूरी डाल के उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दिया पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वहां तक वो पहुंचेगा. ठीक है, देखना जी पहले कुछ ही हाइट तक गई, काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी घटते जीरो ही वेलोसिटी. क्या अचीव कर ली उसने? पोटेंशियल एनर्जी. कितनी हाइट तक जाएगा? मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा? जब उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी में. तब तक वो फिर बाद में पोटेंशियल से वापस काइनेटिक होगा, वो तो वापस रिवर्स होगा. आधा पार्टिकल यहाँ पे गया, अपनी काइनेटिक एनर्जी को किसमें झोंक देगा? पोटेंशियल एनर्जी में. पोटेंशियल एनर्जी में टकराने के बाद वो रिटर्न आएगा. किस टाइप का कोलिजन था? हेड ऑन कोलिजन. कैसा कोलिजन था? हेड ऑन कोलिजन. और यहाँ पे ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी कितनी रहते थे यहाँ पे? मैक्स टू मैक्स काइनेटिक एनर्जी naturally the most of alpha particle kinetic energy is equal to 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी हम लेते हैं. ठीक है, अब ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रखो, के की वैल्यू रखो 2, के की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹, z 79, e स्क्वायर 1.6 × 10⁻19 प्लस स्क्वायर. ठीक है, डिवाइड बाय 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. मेगा का 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जूल में कन्वर्ट करना है. तब मैं लिख दे रहा हूँ 1.6 × 10⁻19. यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, अच्छे से देखना. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल. ई की वैल्यू को डाल दो बगल में बस. इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल्स में. सारा डेटा रखा, ये जो डेटा जितना भी यहाँ पे है, ये डेटा का सिंप्लीफाई किया, आंसर निकला. आर नॉट कितना आया? आर नॉट इज इक्वल टू 30 × 10⁻15 मीटर. 10⁻15 मीटर मतलब 30 FM फर्मी. 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी मीटर. ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर. FM को फर्मी बोलते हैं, फर्मी.
FERIN, फर्मी। ठीक है, ओके। तो चलिए, ओके बस दिख रहा है वर्ड का। बहुत बढ़िया। और एक टॉपिक ले लेते हैं बढ़िया से। चलिए रफ करने जा रहा हूँ। मेरी बुक, मेरी किताबें, मेरी पढ़ाई, मेरा फिजिक्स, मेरा फिजिक्स। आपका फिजिक्स हमसे हम सकता है। हाँ तुम्हारा भी है और मेरा भी है। चलिए, इम्पैक्ट पैरामीटर, न्यू टॉपिक। एक दिन क्या हुआ कि टीचर ने पप्पू से एक सवाल पूछा कि दुनिया की सबसे भयानक नदी कौन सी है। टीचर ने पप्पू से सवाल किया क्लास में कि दुनिया की सबसे भयानक नदी कौन सी है। तो पप्पू ने जवाब दिया भावना। तो बोला क्या? बोला भावना। तो टीचर ने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि पप्पू ने जवाब दिया क्योंकि हम सब इसमें बह जाते हैं। आप भी बह जाओगे भावनाओं में। चलिए ठीक है, अब मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद ऊपर सारा डेटा डालता हूँ। फिगर में पहले एक्सप्लेन करूँगी। न्यूक्लियस, गंदा गंदा, ओके। अब जब अल्फा पार्टिकल्स यहां से गया, नो डेविएशन, यहां से गया हल्का सा डेविएशन, यहां से गया डेविएशन बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक अब ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब मैं बोलने जा रहा हूँ इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये सेंटर लाइन से अल्फा पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी, अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है, उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से उसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर डी। इम्पैक्ट पैरामीटर डी, बस कुछ नहीं है। इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ये कम, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम, ये भी डी होगा, सब डी है। जितना ये कम होगा उतना डेविएशन ज्यादा होगा, डेविएशन एंगल कम, स्कैटरिंग एंगल बढ़ जाएगा। जितना कम उतना ज्यादा डेविएट करेगा। किलो जितना भी कम उतना ज्यादा डेविएट करेगा। चलो लिखते हैं डेफिनेशन। सर ऐसे तो नहीं लिखूंगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर distance, the perpendicular distance of the velocity vector of the
velocity vector, the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of nucleus atom सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इसका वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे फिलहाल के लिए परपेंडिकुलर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस वाली जो लाइन है उसमें से परपेंडिकुलर बीच का डिस्टेंस। चलो ठीक है। व्हेन इट इज फार अवे, व्हेन इट इज फार अवे from the nucleus is called impact parameter, from the nucleus. Sorry, that will come soon. From the nucleus is known as impact parameter. Is known as impact parameter. Impact parameter. समझ में आ गया? अब ध्यान से देख सकते हो कि जैसे जैसे b कम होगा, वैसे वैसे यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो b इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एग्जैक्ट कम होते यहाँ पर सीधा गया, तो स्कैटरिंग कितना होगा जब b 0 है, थीटा कितना हो जाएगा 5 180 डिग्री, स्कैटर कितना होगा 180 डिग्री पे, जब b इज इक्वल टू एकदम इंफिनिटी तरफ बहुत ज्यादा, थीटा इज इक्वल टू 0, स्कैटर होगा ही नहीं। ठीक है, चलो फॉर्मूला एक लिख लेते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर b का k z स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, cot थीटा बाय 2। इसे याद रखने के लिए एक शॉर्टकट बोल दो, आर नॉट का फॉर्मूला याद हो। आर नॉट का फॉर्मूला क्या था, थोड़ा ऊपर लिखो, दिख रहा है, k z स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी, इतना था, cot थीटा अटैच कर दो, आर नॉट तुम्हारा किसमें जनरल हो जाएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर में। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलिए, ये अब लास्ट टॉपिक था, अब इसके बाद यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे जो b है इम्पैक्ट पैरामीटर, k कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर है, e चार्ज है, k काइनेटिक एनर्जी, थीटा डिवीजन एंगल है, स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, चल लिख देता हूँ, impact parameter in Fermi, K constant 9 into 10⁹, E charge on electrons बोल सकते हैं 1.6 into 10⁻⁹, काइनेटिक एनर्जी थीटा, z बचा, एटॉमिक नंबर यहाँ पे गोल्ड के लिए z 79 है, cot थीटा यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल,
रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटम मॉडल पहले वीडियो में देखा था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन ने क्या बातें की थी, पंप लोडिंग मॉडल दिया था। पंप लोडिंग मॉडल देने के बाद फेल कर गए थे। कहाँ पे फेल कर गए थे? पहली चीज आई थी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। उनके स्टूडेंट जे रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो वहाँ पे फेल कर गए थे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्यों हो रहा था नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। दूसरा क्या था? स्पेक्ट्रम। उसके बाद आए थे रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद जे मार्जन उन्हें एक एडवांस लेवल पे उस एक्सपेरिमेंट का एडवांस लेवल पे लेके गए। उनके कुछ कंक्लूजन्स आए थे। उसके बाद उनके रिजल्ट्स जो आए थे उन्होंने अपना एक मॉडल दिया। तो उस मॉडल में उन्होंने क्या बोला? पहला पॉइंट है since most of alpha particle passes undeviated, so most of part of atom is empty space, approx 99.86% atom is hollow inside। 99.86% अंदर से खाली है। क्यों खाली है? कैसे हमें पता चला? अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्या था कि पूरा के पूरा जो स्फीयर है, पूरा के पूरा एटम है, वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऊपर पे। ठीक है, तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल जाएगा तो पास ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, रिपल्सन होगा। लेकिन हमने रिजल्ट क्या देखा था कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास आउट हो जा रहे थे विदाउट डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, दैट मींस व्हाट कि उन्हें वहां पे रिपल्सन नहीं मिल रहा। रिपल्सन नहीं मिल रहा है मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। मतलब 99% जो अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहे थे उतने वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है? 99.86% वॉल्यूम में। एटम के वॉल्यूम में 99.86% जो वॉल्यूम है उसमें ना पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो कितनी जगह पे पॉजिटिव चार्ज है? रिमेनिंग पार्ट में। सेकंड टॉपिक, सेकंड क्या हुआ? एटम इज अ हॉलो इनसाइड। ठीक है, अब कितना पार्ट है? सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड, कितने? 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएटेड मोर देन 1 डिग्री। 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा ना डिफ्लेक्टेड कितना हो रहा है? ओनली 14%। 1 डिग्री से कम मतलब है ना अप्रोक्स सीधे सीधे निकल गए हैं। ठीक है, कितने? 99.86%। 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्टेड होने वाले कितने? 0.14%। सो मैं क्या ये बोल सकता हूँ? दिस मीन्स there is a positive charge is concentrated in small amount of volume, small amount of in volume। स्मॉल तो नहीं बोल सकते, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम, उसे हम क्या बोले? कॉल्ड न्यूक्लियस। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक डिफ्लेक्ट हुआ, बाकी सब सीधे सीधे पास आउट कर गए। ठीक है, ये एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न आया,
ये एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न है, बाकी सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे पास आउट हो गए। ठीक है, बाकी के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास आउट हो जा रहे हैं। छोटी सी जगह में है, क्यों अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन लगा यहाँ पे, डिफ्लेक्ट हुआ, रिपल्सन लगा, क्यों? ये अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रिपल्सन मिला, बाकी जगह पे कुछ नहीं, अब मिला गया होगा। अब समझ आया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कुछ स्मॉल अमाउंट में से ही रिपल्सन मिला, बाकी के वॉल्यूम में से रिपल्सन नहीं मिला। ठीक है, तो वो स्मॉल अमाउंट कितना है, बहुत छोटा है, क्यों? कितने कितने परसेंट को डिफ्लेक्शन हो रहा है, 0.14%। 0.14% को ही इफेक्ट हुआ, बाकी को इफेक्ट नहीं हो रहा है। इफेक्ट नहीं हो रहा मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ 0.14% अमाउंट में ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो मतलब 0.14% एरिया ही वॉल्यूम कौन कंडक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड दूसरी कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन शोज जो एटम की रेडियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी साइज ऑफ न्यूक्लियस इन फर्मी है 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी है 10⁻⁻15 मीटर। एंड साइज ऑफ एटम, ये शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोल दिया था, साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर है रेडियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10⁻15 के टर्म में 30 हो सकता है, 40 इंटू 10⁻50, 30 इंटू 10⁻50, 25 इंटू 10⁻50, जो वॉट एवर। ठीक है, एंड जो है ना एटम की साइज है, एटम का साइज, एटम की रेडियस पूरी के पूरी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये जो रेडियस है 10⁻15 और ये रेडियस है 10⁻10। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट में क्या है, the number of alpha particle deflected at theta angle for same thickness of different element, different foil of thickness of foil for different element is different। मैंने पहले गोल्ड लिया, गोल्ड पे मैंने देखा कि 30 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल मिल रहे हैं, थिकनेस जो थी वही थिकनेस वाली, जितनी पतली गोल्ड फॉइल थी उतनी ही पतली मैंने सिल्वर फॉइल ली। ठीक है, गोल्ड फॉइल की थिकनेस कुछ थी, उतनी ही सेम पतली मैंने कौन सी फॉइल ली, दूसरी सिल्वर फॉइल ली। तो सिल्वर फॉइल पे मैंने जाके देखा 30 डिग्री पे कितने आ रहे हैं, तो चेंजेस आ गया। फिर मैंने प्लेटिनियम लिया, प्लेटिनियम पे मैं अगेन मैंने चेक किया, सेम थिकनेस, जितनी थिकनेस गोल्ड की उतनी थिकनेस प्लेटिनियम की, उतनी थिकनेस सिल्वर की, तीनों की थिकनेस मैंने सेम ली। मैंने चेक किया सेम एंगल पे 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तीनों पे 30 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, स्कैटर्ड होके आ रहे हैं। तो मैंने वहां पे देखा कि तीनों में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अलग अलग थे, मतलब
कि एलिमेंट, सब एलिमेंट की एटम न्यूक्लियस की जो साइज है वो अलग अलग है। एटम का साइज भी अलग है और न्यूक्लियस का साइज भी अलग है। सो डिफरेंट एलिमेंट हैज अ different size of nucleus, ठीक है। different element has a different size of nucleus। चलिए 3 पॉइंट लिख लिया। चलिए अब इसके बाद वाला इंटरेस्टिंग एकदम। पहला पॉइंट था कि 99.86% सीधे सीधे पास आउट हो गए। सीधे सीधे पास आउट हो जाना मतलब कि उतना पार्ट पूरा खाली, उतने पार्ट में खाली मतलब उतने पार्ट में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। कितने पार्ट में? रिमेनिंग पार्ट में 0.14%, वहां से डिफ्लेक्शन मिला मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन मिल रहा है 0.14% से, मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने अलग अलग फॉइल के लिए लिया, सिल्वर लिया, गोल्ड लिया और प्लेटिनियम लिया। तीन के लिए मैंने ट्राई की, तीनों के लिए मैंने ट्राई किया, थिकनेस सेम तीनों की, तीनों के सेम एंगल पे मैंने बात करा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तुम 60 डिग्री पे बात करते 60 60 60 या थीटा थीटा थीटा, तीनों के लिए मैंने एक ही एंगल चेक किया कि भैया ये एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं बच्चों, तो ये एंगल पे मैंने देखा तो वहां पे तीनों में नंबर्स ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट, तीनों में अलग अलग आया, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एटम की साइज भी अलग अलग होगी, ठीक है। थर्ड फोर्थ है फिगर, छी गंदा हो गया। ये नीचे वाला मिटा दो, लिख लिया, चलिए नहीं लिखा हो तो पोस्ट करके लिख लो। चलिए फोर्थ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। अब एक चीज रदरफोर्ड ने बोली थी, रदरफोर्ड का तुमने एटॉमिक मॉडल पढ़ा था इन क्लास 9th, उनके मॉडल के हिसाब से, उनके मॉडल के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन क्या थे, कैसे रखे थे, कंप्यूटिंग मॉडल की तरह। कंप्यूटिंग मॉडल में किस हिसाब से था, चलिए डिंग 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 डिंग, ऐसा था। ये क्या था, इलेक्ट्रॉन, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बात की, यहाँ पे इन्होंने कुछ एडवांस लेवल की बात की, कुछ हटके बात की। सेंटर में न्यूक्लियस, ये है पॉजिटिव चार्ज, उसके आसपास भैया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब रिवॉल्व कर रहा है तो ऐसा क्यों बोला कि रिवॉल्व कर रहा है, रुका क्यों नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब ये दिमाग लगाओ, मेरा वीडियो पॉज करो, यहाँ पे दिमाग लगाओ, इसे रिवॉल्व करने की जरूरत क्यों है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे उससे रिवॉल्व करने की जरूरत क्यों, ऐसा क्यों रदरफोर्ड ने बोला कि पहली वाली बात किसी ने बोली, तब तक तो बोला था कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, लेकिन कोई बंदा आके पहली बार बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। आप क्यों नहीं बोल सकते कि रिवॉल्व कर रहा है, आपने क्यों नहीं जाके बोला कि रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। उस बंदे ने वहां जाके उस बंदे ने बोला है कि रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा तो उसने क्या सोचा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। चलिए पोस्ट करिए और सोचिए, कमेंट करिए नीचे फास्ट। चलिए
पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव ने नेगेटिव को देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अट्रैक्शन अट्रैक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कुछ दूरी पे घूमना चाहता था, ठीक है। तो ये फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स ये लग रही है अंदर की तरफ, तो उसने सोचा कि पॉजिटिव चार्ज मुझे अंदर खींच लेगा, तो क्या मैं उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लगाऊं। अंदर है एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, ठीक है। क्या मैं बाहर भी उतना ही फोर्स लगा दूं तो क्या मुझे ना पॉजिटिव चार्ज तब खींच पाएगा? नहीं। तो बाहर में काम करता हूं कि इलेक्ट्रॉन ने सोचा बाहर में काम करता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो बाहर, चलिए ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर कब लगेगा? जब ये घूमना शुरू करेगा, ऐसे। जब ये बाहर वाले घूमना शुरू किया तो उसको बाहर की तरफ एक फोर्स मिली, उसने अपनी वेलोसिटी इतनी बढ़ा ली कि एग्जैक्ट एफ ई इज इक्वल टू एफ सी हो गया, एफ ई इज इक्वल टू एफ सी हो गया। The electrons are negative charge are attracted by the nucleus, nucleus कौन सा है? पॉजिटिव चार्जेस due to electrostatic force. To overcome this electrostatic force, electrons revolving around nucleus and felt centrifugal force, F is equal to FC, electrostatic force is equal to centrifugal force। अब अच्छे से फिल आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक FC, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है? mv² बाय r। अब याद आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाय r कि कौन से चैप्टर में पढ़ा था? लॉज ऑफ मोशन में। FC mv² बाय r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स kq1 q2 डिवाइड बाय r²। चलिए अब नोट डाउन कर लीजिए, हो गया? चलिए एक दूसरा टॉपिक लेने जा रहे हैं,
ड्रॉबैक, फेलियर नहीं बोलेंगे, ड्रॉबैक बोलेंगे। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड कुछ जगह पे फेल हो गए थे, ठीक है, वो पूरे तो फेल नहीं हुए थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, कितनी सारी उन्होंने डिस्कवरी की थी, इतने अच्छे। वो न्यूक्लियस तक तो ठीक था, वो न्यूक्लियस तक उन्होंने डिस्कवरी उनकी बराबर थी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स की कुछ बातों पे ना कुछ साइंटिस्ट को बातें समझा नहीं पाए थे। क्या बातें थी चलिए देखते हैं। पहली आती थी मैक्सवेल क्लासिकल थियरी। according to Maxwell classical theory, according to Maxwell classical theory, according to Maxwell classical electrodynamic theory, अब मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक क्लासिकल थियरी थी, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक थियरी, उनके हिसाब से क्या था कि मैक्सवेल की थियरी के हिसाब से एसिलेटेड पार्टिकल जो भी है वो क्या एमिट करता है, रेडिएशंस निकालता है, अपने अंदर से एनर्जी निकालता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स एसिलेटेड पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, उन्होंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, चलो उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन एवरी टाइम उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो क्या ये वेलोसिटी, क्या ये मोशन एसिलेटेड मोशन है? तो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि ये इस मोशन को एसिलेटेड मोशन बोला जाता है। क्यों? कि एवरी टाइम उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैक्सवेल की थियरी क्या थी? मैक्सवेल की थियरी लिखते हैं पहले, एन एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल, an oscillated charged particle should continuously emits radiates energy. एनर्जी निकालता है। रदरफोर्ड के मॉडल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो भी चार्ज पार्टिकल है, वो भी घूम रहा है, वो भी एसिलेटेड मोशन कर रहा है, तो वो भी एनर्जी निकालेगा। एनर्जी जो निकालेगा वो ध्यान से लिखना, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, सर्कल अच्छे से बनाओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, घूमते यहाँ पे आया, ठीक है। एसिलेटेड पार्टिकल जब घूमेगा, एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल शुड एमिट्स कंटिन्यूअसली एनर्जी, अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा, रेडिएशंस निकालेगा। जो अंदर से एनर्जी रेडिएशंस निकालेगा तो वो यहाँ से घूमते आएगा, तो अपने अंदर से कुछ एनर्जी, मान ले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, अपने अंदर से एनर्जी उसने निकाल दी, तो वो इतनी दूर तो नहीं रह पाएगा, फिर अंदर आ जाएगा। अब फील हो गया, फिर एनर्जी निकाला, फिर अंदर, फिर एनर्जी निकाला, फिर अंदर। मतलब मैक्सवेल की जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक थियरी थी, उनके हिसाब से रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी नहीं समझा पा रहे कि जो इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड पार्टिकल है अंदर से रेडिएशंस निकालेगा, तो वो एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा,
इलेक्ट्रॉन घूमते 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 एटम के अंदर आ जाएगा, एटम के अंदर समा जाएगा। कहां से स्टेबल रहा, समझ में आ रहा है? चलिए, तो इन द फर्स्ट मॉडल, in the third model, in the first model of atom, electrons revolving around nucleus, thus having a centripetal oscillation, जो उसके पास सेंट्रीपिटल एस्केलेशन है, सो इलेक्ट्रॉन शुड रेडिएट्स एनर्जी, so electron should radiates energy, and lose energy. So ultimately electrons pull down to nucleus में चला जाएगा. So Rutherford failed to explain the stability of atom. So Rutherford failed to explain the stability of an atom. अपने एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए. ठीक है, फिर हुआ मैक्सवेल की थियरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी निकालेगा. क्यों इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा? क्योंकि एसिलेटेड पार्टिकल है. एसिलेटेड पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या एमिट कर रहा है? रेडिएशंस. जो वो रेडिएशंस निकाल रहा है, तो रेडिएशंस वही अंदर से निकला, रेडिएशंस निकला, वो घूमते 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 नजीक आया, और नजीक एनर्जी निकालते निकालते वो चले कहाँ पे चला जाएगा? लास्ट में वो न्यूक्लियस में. ठीक है, क्लियर हुआ? ओके. सेकंड चीज, कि वो दूसरी क्या चीजें नहीं समझा पाए थे, कहाँ पे फेल कर गए थे? चलिए, हो गया. चलिए, अब आता है सेकंड, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम. डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम. डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम. अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, पहले भैया स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, देख लेंगे. आगे सीखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा सीखना. ठीक है, प्रिज्म. इसमें से जब मैंने व्हाइट लाइट पास की, तो यहां से मुझे कलर बैंड मिला, व्हाइट लाइट पास की प्रिज्म से, तो एक मुझे कलर बैंड मिला. ये कलर बैंड को कितना भी जूम करोगे,
कहीं पे कोई भी कलर एब्सेंट नहीं, यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूस है। यहाँ पे तुम्हें मेनली अब तक पढ़ा होगा, मेनली 7 कलर यहाँ पे 7 कलर का बैंड है, लेकिन मैं बोलने जा रहा हूँ इनफाइनाइट्स कलर है। अभी कलर बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, बाद में आगे थोड़ा चेंजेस करने वाला। यहाँ पे इनफाइनाइट्स कलर्स मिलेंगे तुम्हें, एक दूसरे के मिक्स होके। अब मैथ्स होगा, जो बच्चा मैथ्स से होगा वो मुझे बताए 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? 0 से 1 के बीच में, 0 से 2 के बीच में और 0 से 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 0 से 1 के बीच में कितने? 0 से 2 के बीच में 0 से 2। ये नंबर सिस्टम से इसमें इनफाइनाइट्स नंबर्स होते हैं, 0.0.01 0.000, बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट्स नंबर। वैसे ही यहाँ पे वेवलेंथ, यहाँ पे तुम्हें वेवलेंथ पता होगी 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, तुमने पढ़ा होगा समथिंग 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम क्लास 10th में, कि जब लाइट की विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 4000 टू 8000। चलिए ठीक है, आगे। लेकिन ये कंटिन्यूस मिला, लेकिन जब मैंने एक सिलेंडर में गैस लिया, यहां पर मैं अभी हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा हूं बस, ठीक है। कोल्ड गैस लिया, कोल्ड गैस लिया, कोल्ड गैस लिया, उसमें से लाइट पास की, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट इसमें से पास की, पास होने के बाद जब वो प्रिज्म से पास हुई व्हाइट लाइट, तब उसका जो स्पेक्ट्रा मिला, उस स्पेक्ट्रा तो पूरा था, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ कलर गायब थे, कुछ कलर गायब थे, वहां पे वो ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, वहां पे कुछ कलर गायब थे, वहां पे कोई कलर ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पे कंटिन्यूस मिला, पूरा के पूरा मिला, यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ कलर गायब हो गए, ठीक है, कुछ कलर गायब हो गए। क्यों? कि सिर्फ ये व्हाइट लाइट पहले मैं डायरेक्ट प्रिज्म से पास कर रहा था, अब मैंने उसके बीच में हाइड्रोजन ले लिया, तो ये कुछ यहाँ पे जो गायब हो गया वो क्या, हाइड्रोजन ने एब्सॉर्ब कर लिया, हाइड्रोजन ने लिया, तो हाँ हाइड्रोजन ने लिया, क्यों, लेकिन क्यों लिया? ठीक है, थर्ड चीज है, ठीक है। अब मैंने H2 को गर्म किया, H2 को गर्म करो, हाइड्रोजन को किससे गर्म कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक हीटर से, इलेक्ट्रिक हीटर से, इलेक्ट्रिक हीटर से, इलेक्ट्रिक हीटर से मैंने, इलेक्ट्रिक हीटर से मैंने हाइड्रोजन गैस को गर्म किया, हाइड्रोजन गैस को गर्म किया तो गैस हॉट हो गया, हॉट होने की वजह से उसमें से रेडिएशंस बाहर निकलने लगे। तुमने रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन पढ़ा था, वही। इलेक्ट्रिक हीटर से गर्म किया, H2 को गर्म करने से उसमें से रेडिएशंस बाहर आ रहे थे। अब वो रेडिएशन बाहर आ रहे थे, उस रेडिएशन के बीच में मैंने क्या रख दिया? प्रिज्म, प्रिज्म रखा, तो मैंने देखा कि जो कलर यहाँ पे एब्सेंट थे वही कलर यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे थे, वो छोड़ा, वो वहां पर। यहाँ पे मैंने देखा कि पहले व्हाइट लाइट पास किया, व्हाइट लाइट पास किया प्रिज्म से, तो कंटिन्यूस मिला, व्हाइट लाइट में से मैंने बीच में कोल्ड गैस रख दिया, हाइड्रोजन का, कोल्ड गैस मतलब नॉर्मल, ठीक है, तो मतलब कोल्ड मतलब उसमें से रेडिएशंस बाहर नहीं आ रहा है, ऐसा गैस, तो उसने कुछ लाइट खा गया और बची हुई लाइट को बाहर आया, तो कुछ कलर गायब हो गए, तो क्यों खाया नहीं एक्सप्लेन कर पाए। जब मैंने गैस को गर्म कर रहा हूँ, गैस को गर्म करने के अंदर से खुद से अंदर से रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं, वो रेडिएशन को देखा तो मुझे कुछ कलर, कुछ ही अमाउंट, कुछ ही कलर मिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा बैंड मिल रहा था, यहाँ पे तो कंटिन्यूस बैंड मिल रहा था, स्पेक्ट्रा मिल रहा था, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, और यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिल रहा था, यहाँ पे डिस्क्रीट है, कुछ कुछ गायब है, कंटिन्यूस नहीं, डिस्क्रीट है, यहाँ पे कुछ ही कलर मिल रहे हैं, कुछ ही कलर मिल रहे हैं, 2 5 10 15 20, बस इतने, कुछ ही कलर मिल रहे हैं। तो ये कुछ ही कलर क्यों मिल रहे थे, यहाँ पे कुछ कलर गायब क्यों है, और यहाँ पे कंटिन्यूस क्यों है? कंटिन्यूस था लेकिन ये दोनों चेंजेस क्यों आ गया ऐसा? तो ये चीजें कौन नहीं समझा पाए थे? रदरफोर्ड। ठीक है, समझ में आया? चलिए तो मैं लिखता हूँ,
if a gas atom is heated by electric heater, electric heater electric heater, thus electrons get excited and radiate energy of some specific wavelength। ठीक है, जो मैंने हाइड्रोजन गैस को गर्म किया, हाइड्रोजन गैस को गर्म करने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने की वजह से अंदर से ना रेडिएशंस बाहर आने लगे, कुछ रेडिएशंस सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। ठीक है, डिस्क्रीट एमिशन स्पेक्ट्रम, इसे बोलेंगे डिस्क्रीट एमिशन स्पेक्ट्रम। ये चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सेकंड, ये तो कुछ नहीं, if white light passes through the cold gas of atom, cold gas of atom, if white light passes through the cold gas of atom after, if white light passing through cold gas of atom cold gas of atom ट्रांसमिटेड लाइट, प्रिज्म से जो लाइट पास हो गई, कोल्ड गैस में लाइट पास हुई, लाइट पास होने के बाद में प्रिज्म में से पास हुई, प्रिज्म में से जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट हैव सम मिसिंग वेवलेंथ। ये दो चीजें वो समझा नहीं पाते। रदरफोर्ड कहाँ पे फेल कर गए थे? रदरफोर्ड में पहला मैक्सवेल की थियरी थी, मैक्सवेल की थियरी के हिसाब से उन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एसिलेटेड पार्टिकल जो है तो वो क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा, तो घूमते 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 कहाँ पे आ गया? न्यूक्लियस में आ गया। कैसा एटम स्टेबल है? रदरफोर्ड के पास कोई आंसर नहीं था। इसके बाद आया था क्या? स्पेक्ट्रम। ये तो स्पेक्ट्रम तो उसमें डाल दिया गया कि जो हमारा है ना जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो भी नहीं समझा पाए थे। जब व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास कर रहा हूँ तो मिल रहा है मुझे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन कोल्ड गैस में से पास किया तो कुछ वेवलेंथ्स गायब है। मैंने एटम को गर्म किया, एटॉमिक गैस को मैंने थोड़ा सा हीट किया तो उसमें से रेडिएशंस बाहर आई, चलो ठीक है, लेकिन रेडिएशंस बाहर आ रही है तो सारी वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं है, कुछ ही वेवलेंथ प्रेजेंट। तो ऐसा क्यों? ये दो चीजें वो कौन नहीं समझा पाया था? रदरफोर्ड में यहाँ पे फेल कर गए थे। चलिए ठीक है, बस यहाँ पे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बाद का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल खत्म हो रहा है।